हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कामयाबी और इसके जज्बे को दिखाती है जिसकी खोली हुई दुकान आज तकरीबन दुनिया के हर एक कोने में मौजूद है। पर कौन है ये इंसान और आखिर ये क्या बेचता है, चलिए जानते हैं। रे नाम का आदमी जिसकी एक मिक्सर की फैक्ट्री है, लेकिन कई दिनों से उसके प्रोडक्ट को कोई खरीद नहीं रहा है, इसलिए वो परेशान रहने लगा। लेकिन एक दिन उसकी सेक्रेटरी उसे बताती, सर हमें 6 मिक्सर का ऑर्डर आए। तो हैरान रह जाता है कि आखिर एक साथ किसको इतने मिक्सर चाहिए। वो उस आदमी से कॉल पर बात करता और फिर उसकी शॉप पर पहुंचता है जिसके बाहर लोगों की लाइन लगी थी। ये नज़ारा रे के लिए थोड़ा अजीब था क्योंकि ये वो समय है जब लोग रेस्टोरेंट तो जाते थे, लेकिन उनका फूड खुद उनकी कार के अंदर ही लाकर सर्व किया जाता था। लेकिन यहाँ तो लोग खुद लाइन में लगे हैं, तो वो भी लग जाता है और जब उसकी बारी आती है तो वो अपना ऑर्डर देता है जो कुछ ही सेकंड में आ जाता है। जिसे देखकर वो शौक था। वो उस स्टाफ से पूछता है कि मैं इसे कहाँ बैठकर खाऊं। तो वो कहता है कि जहां पर आपका मन करे वहां खा सकते हैं सर। अब यहाँ रे जाकर सभी की तरह बाहर लगी बेंच पर बैठकर खाने लगता है। तभी वहां पर एक साफ सफाई करने वाला आदमी आता है और उसे पूछता है कि आपको बर्गर कैसा लगा सर। वो कहता है कि बहुत ही बढ़िया है। देन वो आदमी अपना नाम मैकडोनल्ड बताता है। अब आप इससे तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम किस शॉप और किस आदमी की बात कर रहे हैं। आपने ज़रूर अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार मैकडी के बर्गर ज़रूर खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको बता दें कि कैसे एक आदमी ने रोड साइड ठेले से एक साल में $23 बिलियन कमा डाले। चलिए कहानी पर आते हैं। रे फौरन अपना कार्ड दिखाता और कहता है कि मैं इस शॉप का टूर करना चाहता हूँ। वो उसे अंदर ले जाते हैं और वहाँ के लोगों की स्पीड देखकर वो हैरान था। तभी वहाँ पे हम मैकडोनल्ड के भाई डिक डोनाल्ड को देखते हैं और उसी का ये बिजनेस आइडिया था। तो रे पूछता है कि आखिर तुम लोग ये सब चीज़ें लाते कहाँ से हो। बताता है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद है उन्हें हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं, जो कि उन्हें बहुत पसंद भी आती है। उनकी बातों से रे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो उस रात वहीं रुकता है और फिर उन दोनों से उनकी शुरुआत की कहानी सुनता है। दोनों भाई बताते हैं कि हम हमेशा से मूवी बिजनेस चलाना चाहते थे, जिसके लिए हमने एक थिएटर भी खोला था। लेकिन एक दिन लंदन मार्केट क्रैश हो गया, जिसके बाद हमारे थिएटर में लोग आना बंद हो गए। पर हमारे साइड में एक आदमी एक स्टॉल लगाता था हॉट डॉग का। वो तभी पैसे कमा रहा था और यही देखकर हमारे दिमाग में भी आइडिया आया, हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से लोग उसके हॉट डॉग खरीद रहे, वो हमारे से क्यों लेंगे। जहाँ पर हमने हम भी बर्गर बेचना शुरू कर दिया, जो उस समय कहीं पर भी नहीं मिलता था। लेकिन ये समय था 1940 का, जहाँ पर लोगों को उनका ऑर्डर उनकी कार में चाहिए होता था। इसलिए हमने भी वही ट्रेंड फॉलो किया, पर इससे ज़्यादा कामयाबी हाथ नहीं आई। कई बार हमारी प्लेट्स चोरी हो जाया करती थी या फिर टूट जाती थी, जिससे कि हमें ज़्यादा नुकसान होता था। और इसीलिए मैंने एक दूसरा आइडिया सोचा। रे कहता है कि कौन सा आइडिया। वो बताता है कि प्लेट्स ना यूज़ करके हम डिस्पोजल चीज़ों को यूज़ करने लगे और उसमें ऑर्डर देने लगे और धीरे धीरे लोगों को इसकी आदत लग गई। उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, लेकिन अभी भी हम एक चीज़ में पीछे थे और वो था देर में ऑर्डर सर्व करना। इसलिए मैंने और लोगों को काम पर रखा और आज हम 30 सेकंड में एक हम बर्गर रेडी कर देते हैं और दिन के 30,000। बस 30 सेकंड में एक बर्गर। अब ये सुनकर रे काफ़ी शौक था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर डिक डोनाल्ड उसे बताता है कि इसके लिए मैंने एक टेनिस कोर्ट में एक स्केच तैयार किया है और फिर उसमें अपने स्टाफ को कहा कि तुम्हें 30 सेकंड के अंदर एक फेक ऑर्डर तैयार करना है। हालांकि यह मुश्किल तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर ज़्यादा ऊंचाई पर जाना है तो चोट तो लगेगी। तो यहाँ भी हमने वही किया, जिसके बाद हमारा किचन सिस्टम तेज़ी से चलने लग गया। लेकिन अभी भी कई लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें ऑर्डर विंडो से मिलेगा। इसीलिए हमने कई सारी बम्पर ओपनिंग की, लोगों को इस बारे में बताया, लेकिन अगले दिन वहाँ कोई नहीं आया। पर कुछ ही देर बाद वहाँ पर लोगों की लाइन लगने लगी। तो कुछ इस तरह से ये थी हमारी कहानी। जिसके बाद रे वहां से चला जा, लेकिन यहाँ जाने के बाद भी उसके दिमाग में वही मैकडोनल्ड के बर्गर ही घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये सब कैसे हो सकता है, कोई इतनी जल्दी इतना कामयाब कैसे हो सकता है। इसलिए अगले दिन वो फिर उन दोनों भाई के पास जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी और भी फ्रेंचाइजी खुलवा सकता हूँ। वो कहता है कि हमने ये पहले भी ट्राई किया है पर काम नहीं चला, इसलिए अब हम इसी रेस्टोरेंट पर फोकस कर रहे हैं। तभी रे की नज़र वहाँ पर लगे एक फोटो पर पड़ती है जो फिनिक्स में बने एक मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट की थी। ये डिज़ाइन खुद डिक डोनाल्ड ने बनाया था, जिसे देखने के लिए वो उसी दिन जाता है और ये डिज़ाइन उसे बहुत पसंद आता है। घर आने पर वो अपनी वाइफ से बात करता है और इस बारे में, लेकिन वो कहती है कि तुम अभी अपने बिजनेस पर ध्यान दो। रे का मानना है कि वो इतने में संतुष्ट होने वाला इंसान नहीं है, उसे कुछ बड़ा करना है। लेकिन ये बात उसकी वाइफ को पसंद नहीं आती, तो वो फिर से जाकर अपनी मिक्सर ही बेचने लगता है। लेकिन हर बार की तरह उसका प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा था, इसलिए वो अपने दिल की सुनता है और जाकर फिर से उन दोनों भाइयों से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो उसके साथ काम करना चाहता है अगर वो चाहे तो। वो दोनों आपस में इस बारे में बात करते हैं और काफी डिस्कशन के बाद वो मान जाते हैं।
और फिर वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा देते हैं। लेकिन इसके बाद उस फ्रेंचाइजी को कोई खरीद नहीं रहा था, इसलिए रे एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपना घर गिरवी रखकर बैंक से लोन लेता है और उसे एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट खोलता है, यानी कि एक नई फ्रेंचाइजी। कुछ दिनों के बाद वो रेस्टोरेंट काफी अच्छा चलने लगा। वो इस बिजनेस में अपनी पूरी जान लगा देता है। वो रात में उठकर बाहर क्लीनिंग भी खुद ही करता है, क्योंकि वो इस बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता था। इन सब के बीच रे की दोनों भाइयों से काफी बार बहस भी हो जाती है, क्योंकि दोनों के विजन काफी अलग थे। दोनों क्वालिटी पर बिलीव करते थे, लेकिन रे इस बिजनेस को और आगे जाना चाहता था। अब एक दिन रे और उसकी वाइफ क्लारा एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर वहां के लोग को वो अपना बिजनेस के बारे में बताते हैं। सभी उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में वो उसके पूरे प्लान को सुनते हैं तो यहाँ उसे मिल जाते हैं 3 नए लोग जो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते थे और फिर वहाँ हैमबर्गर बेचना शुरू कर देते हैं। वो पहले से काफी फेमस था, तो वहां पर बहुत सारे लोग आने लगते हैं। वहीं दोनों भाइयों को भी पता चलता है रे ने 3 फ्रेंचाइजी और खोली है। इससे वो खुश तो होते हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड अपने भाई से कहता है कि कहीं इस मैकडॉनल्ड का स्टैंडर्ड ना गिर जाए। उसे कही हुई बात सच भी हो जाती है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जब रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लग गया था तो वो लोग अपना सामान वहां बेचने लग गए थे और बाहर बहुत ही गंदगी करने लगे थे, जैसे कि उनका स्टैंडर्ड भी बहुत ज्यादा गिर जाता है। ये सब भी रे देख लेता है। वो फौरन उन लोगों के पास जाता है और उन्हें सही से सुनाता है कि अगर तुमने ऐसे और दिन किया तो मैं तुमसे ये फ्रेंचाइजी वापस ले लूंगा। अब घर आने पर रे और क्लारा के बीच में उसके दोस्तों को लेकर थोड़ी अनबन हो जाती है, जो उसे पसंद नहीं आती। लेकिन इसके बाद रे धीरे धीरे करके कई सारे प्रोग्राम शुरू कर देता है, जिसमें वो लोगों को बताता है कि आप खुद के सपने को कैसे पूरा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास हुनर है तो मेरे पास आइए, मैं आपको मौका दूंगा पैसे कमाने का। बेसिकली दोस्तों, वो मोटिवेशन के जरिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने लगा था। अब रे के ऑफिस में एक आदमी बाइबल बेचने आता है, लेकिन वो उसे फ्रेंचाइजी का ऑफर देता है और वो मान जाता है और उसके काम करने के तरीके को वो देखकर बहुत पसंद करता है। वो दोनों मिलकर एक और रेस्टोरेंट चलाना शुरू करते हैं, जिसके बाद तो मानो लाइन लग जाती है। बहुत सारे लोग एक एक करके फ्रेंचाइजी खरीदना शुरू कर देते हैं और रे भी इससे काफी खुश था। लेकिन एक दिन उसकी सेक्रेटरी बताती है कि हमारे पास अब पैसे की कमी हो रही है, आपको कुछ % और शेयर लेना पड़ेगा। लेकिन जब वो दोनों भाइयों से बात करता है तो वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी डील इतने % पर हुई थी। गुस्से में फोन रख देता है और इस चीज को लेकर उसकी और क्लारा के बीच लड़ाई भी होना शुरू हो जाती है। क्लारा को लगने लगा था कि अब उसकी वैल्यू रे के लिए कम होती जा रही है। अब यहाँ वो एक बार फिर से अपने दोस्त के पास जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाता था। वो उसे कुछ पैसे उधार देने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास खुद पैसे नहीं थे। और रे की भी यही दिक्कत थी। उसकी वाइफ जूली उसे बताती है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो उन्हें एक इंस्टा मिग नाम के पाउडर के बारे में बताती, जिसे पानी में मिलाकर कुछ ही देर में एक मिल्क शेक बनाया जा सकता है, और कहती है कि अगर तुम इसे यूज करोगे तो तुम्हारी फ्रेंचाइजी में $100 बच सकते हैं। वो फौरन जाकर डिक डोनर से बात करता है और उसे इस बारे में बताता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि बिना मिल्क के मिल्क शेक कैसे बन सकता है। दरअसल वो किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोग उनकी क्वालिटी की वजह से बर्गर खरीद रहे। उसे अपने कस्टमर को अच्छी चीजें खिलानी है, ना कि ज्यादा के चक्कर में उन्हें खराब चीजें सर्व करनी है। लेकिन यहाँ अब रे कर्ज में डूबता जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऊपर से बैंक वाले उस पर लगातार प्रेशर डाले जा रहे थे। अब बैंक से निकलते समय उसे हैरी नाम का आदमी मिलता है, जो बिल्डर था। वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस ले जाता है और वहाँ कहता है कि मुझे पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, इसलिए मैं आपको एक आइडिया ऑफर करना चाहता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, बोलो। ये दोस्तों, यहाँ पर रे के लिए एक कामयाबी का नया दरवाजा खुल जाता है, जो कि था जमीनों को लीज पर देना। यानी कि इससे पहले वो अभी तक फ्रेंचाइजी खोलने में लोगों की मदद करता था, लेकिन अब वो पहले जमीन को खरीदेगा और फिर उन्हें उस रेस्टोरेंट वालों को लीज पर देगा, जिससे कि उसका उस फ्रेंचाइजी के ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। इसके बाद वो उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, वरना अभी तक उसे सब कुछ डिक और मैक से पूछ कर करना होता था। यहाँ पर उसे मैकडॉनल्ड का 1.7% ही मिल रहा था, लेकिन अगर वो जमीन को लीज पर देगा तो उसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब वो बर्गर के नाम पर रियल एस्टेट बिजनेस कर सकता है, जो कि मैकडॉनल्ड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रेंचाइजी खरीदेंगे और वो उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी लीज पर देगा। एक तो उसे रेंट के पैसे मिलेंगे और दूसरा उसे फ्रेंचाइजी के पैसे। उसे आइडिया सही लगता है और इसमें हैरी उसकी मदद भी करता है, जिससे कि उसे कुछ पैसे मिल सके, जिससे वो पहली कोई जमीन खरीद सके और फिर उसके बाद उसके प्रॉफिट से दूसरी कोई जमीन। ऐसे ही कई सालों तक चलता रहता है और आज के समय में यानी कि 90 साल बाद मैकडॉनल्ड इतना बर्गर सेल करके नहीं कमाता जितना वो प्रॉपर्टी से कमा रहा है, और इसका भी क्रेडिट रे को ही जाता है। लेकिन इस बात के बारे में जब दोनों भाइयों को पता चलता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमसे बिना कुछ पूछे ये कैसे कर लिया, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा है। वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूट सकता है, तो डिक बोलता है कि मैं तुम पर केस कर दूंगा।
लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस समय पर रे एक सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर है। उसके पास देश के हर कोने में 17 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके ऊपर से उसकी सारी फ्रेंचाइजी भी है। और दूसरी ओर वो दोनों भाई बस एक मामूली से रेस्टोरेंट चलाते हैं। लेकिन यहाँ रे उन्हें बताता है कि जब मैं पहली बार तुम्हारे पास आया था, मुझे पता चल गया था कि तुम जो बेच रहे हो उसे लाखों करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन तुम लोगों की सोच बहुत ही छोटी है, इसलिए तुम लोग वहीं के वहीं रह गए। और मुझे देखो, मैं आज कहाँ पर आ गया हूँ। ये सब सुन के मैक वहीं गिर जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जूली और उसका हस्बैंड रे के पास आते हैं इंस्टा मिल्क के पाउडर लेकर, जिससे कि वो मिल्क शेक बनाएंगे, जो कि उसे सस्ता और आसान भी पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जूली और रे के बीच नजदीकियां बढ़ने लग गई थी। वो रात रात भर बातें करते थे। ये सब क्लारा को भी पता चल गया था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो अब उसे डिवोर्स दे देगी। और इस बात से रे को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लॉयर से कहता है कि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है, जिससे कि दोनों भाइयों ने साइन करवाया था। लेकिन वो कहता है कि इसमें काफी पैसे लगेंगे, क्योंकि आज उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो कुछ ही दिनों बाद बिलियनर भी बनने वाला है। अब फाइनली कहानी आगे बढ़ती है और वो उन दोनों भाइयों के पास एक लेटर भेजता है, जिसपे सिर्फ मैकडॉनल्ड नहीं बल्कि द मैकडॉनल्ड कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। जिसे देखकर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इसे चेंज करने की कोशिश भी कैसे की, तुमने आखिर किया भी क्या? इस कंपनी के लिए सब कुछ हमने बनाया है। तो रे बोलता है कि जरूरी नहीं होता है कि जो इंसान जिस चीज को बनाए उसी को वो चीज हो जाती है। दुनिया में लाखों लोग हर दिन बिलियनर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मेरे पास प्लान था और उसकी वजह से मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। लेकिन मैकडॉनल्ड को उसकी ये बातें सही नहीं लगती। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि आखिर उसके बिजनेस से कोई और $1 बिलियन कैसे कमा सकता है। यही सोचकर वो वहां पे बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में उसे मिलने रे आता है और उसे एक ब्लैंक चेक देकर वापस आ जाता है, जिसका ये साफ मतलब था कि अब वो उसकी कंपनी को खरीदना चाहता है। अगले दिन रे उसे फोन करता है और उसे बताता है कि मुझे और मेरे भाई को पूरे $4 मिलियन चाहिए और साथ में वो कंपनी में 1% शेयर भी। आखिरी चीज, वो जगह भी चाहिए जहां पर हमने ये शुरुआत की थी। लेकिन ये बात रे को मंजूर नहीं थी। उसका लॉयर कहता है कि हमें इस बारे में उनसे बात की है, लेकिन वो नहीं मान रहे। कुछ दिनों बाद इन दोनों की दोबारा से मीटिंग होती है, तो वो उनके लॉयर से कहता है कि हमने आपकी सारी कंडीशन मंजूर कर ली है, लेकिन बस एक नहीं, और वो है कंपनी का 1% शेयर। लेकिन इसके बदले में आपको कंपनी से रॉयल्टी हर साल मिलती रहेगी। अब वो दोनों भाई मान जाते हैं और फिर उस पेपर पर साइन कर देते हैं। पर ऐसा कुछ आगे जाकर हो जाएगा दोनों भाइयों ने कभी सोचा नहीं था। एक दिन उनका बिजनेस खुद उनसे कोई छीन कर ले जाएगा। इसलिए डिक जब रे से मिलता है तो वो उससे एक सवाल पूछता है कि हमने तो तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताई, अपनी सारी चीजें बताई, फिर भी तुमने हमारे आइडिया को कॉपी नहीं किया। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे आइडिया को कॉपी करने के लिए नहीं आया था। न जाने कितने लोगों को तुमने इस आइडिया को बताया होगा, उन्होंने तुम्हारे जैसे रेस्टोरेंट भी खोले होंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैकडॉनल्ड तुम्हारी वजह से चलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बस अपने नाम की वजह से चलता है। इसके बाद रे हमें कुछ बातें बताता है। वो बोलता है कि आपको क्या लगता है कि कैसे एक 54 साल का बूढ़ा आदमी दुनिया में 1600 रेस्टोरेंट खोल डालता है? कैसे वो दुनिया का 7वां बिलियनर बन जाता है? मैं आपको बता दूं कि ये बस मेरी जिद की वजह से हुआ है। मेरी जिद ने ही मुझे इस काबिल बनाया, वरना आज भी मैं एक मिल्क मशीन बेचने वाला रह जाता। अगर आपको इस काबिल बनना है तो किसी चीज की जिद करिए और तब तक करते रहिए जब तक वो आपकी ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो अब मैकडॉनल्ड के नाम को यूज नहीं कर सकते, इसलिए रेस्टोरेंट से उनका नाम को भी हटाया जा रहा है, जिसे देखकर दोनों भाई बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। और इसके बाद से रे मैकडॉनल्ड में सिर्फ बड़े M का सिंबल बना देता है। अब आखिर में हम दोनों भाइयों को और रे की कुछ रियल इमेजेस भी देखते हैं। साथ में ये भी पता चलता है कि दोनों भाइयों को उसके बाद कभी कोई पैसे नहीं मिले और ना ही कोई रॉयल्टी मिली, जिसकी कीमत आज $100 मिलियन है। आगे जाकर हैरी को मैकडॉनल्ड कॉर्पोरेशन CEO बना दिया जाता है। उसकी वजह से आज मैकडॉनल्ड दुनिया के 100 देशों में मौजूद है और आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैकडॉनल्ड रियल एस्टेट से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, ना कि बर्गर बेचकर। और साथ में हर दिन मैकडॉनल्ड दुनिया के 1% लोगों को फीड करता है, खाना खिलाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जो मैकडॉनल्ड भाइयों के साथ हुआ वो सही था, या फिर जो रे ने किया वो सही था? वेल, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।